नमस्कार, मेरा नाम है सचिन। आप देख रहे हैं सचिन शो। दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है जिसके साथ जुर्म ना हुआ हो, कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जो दागदार ना हुआ हो। आज की हमारी कहानी कोलकाता से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक इलाके की है। बात 16 फरवरी 2023 की है। एक दंपत्ति जिसका नाम पंकज और उनकी पत्नी का नाम शांता और उनका एक 8 साल का बच्चा जिसका नाम श्रेयांश जो 4th क्लास पर पढ़ता था, वो इसी कोलकाता के एक इलाके कोन नगर में रहा करते थे। शांता एक रेस्टोरेंट पर काम किया करती थी और पंकज एक शॉप पर काम किया करते थे। दोनों अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बात 16 फरवरी 2023 की है। उनके पास में ही एक कजन रहा करता था। वो कजन अक्सर उस 8 साल के बच्चे श्रेयांश के साथ खेलने आया करता था शाम को, क्योंकि उसे पता होता था कि उसके माँ बाप शाम 6 बजे के पहले लौटते नहीं है। वो ट्यूशन से आकर 16 फरवरी को भी रोजाना की तरह श्रेयांश के घर दाखिल होता है। जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल होता है, वो चिल्लाते हुए बदहवास बाहर रोने लगता है और चिल्लाने लगता है। जब आस पड़ोस के लोग उसे रोता हुआ देखते हैं तो पूछते हैं कि क्या हुआ, तब वो उस घर की तरफ इशारा करता है। जब लोग उस घर के अंदर जाते हैं तो सभी लोगों की चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उस घर के अंदर एक 8 साल के श्रेयांश की लाश पड़ी हुई थी। लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जिसने भी मारा है बहुत बेदर्दी से मारा है। खैर, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। माँ बाप को कॉल किया गया। माँ बाप भी घर पर पहुंचे। अब उस बच्चे के जिस्म में चोट के निशान, चाकू के निशान, गणेश जी की एक मूर्ति पड़ी हुई थी। उस गणेश जी की मूर्ति पर भी खून लगा हुआ था, मतलब उस मूर्ति से भी उस बच्चे को मारा गया था। चाकू पड़ी हुई थी जो किचन में इस्तेमाल होती है, उस पर भी खून। तो जो भी था, खैर ये तसल्ली कर लेना चाहता था कि ये बच्चा मर गया है या नहीं। खैर, पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। जब उस बच्चे की लाश को गौर से देखा गया तो उसके दोनों हाथों की नस भी कटी हुई थी। मतलब उसे इस तरह से मारा गया था कि इतना खून बह जाए कि उसके बचने की कोई गुंजाइश न रह जाए। पुलिस ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ शुरू की। हस्बैंड वाइफ के डेली रूटीन को चेक किया, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इधर पर आस पड़ोस के इलाके के लोग बहुत ही नाराज थे पुलिस से कि एक 8 साल के मासूम का कत्ल घर के अंदर यूं बेदर्दी से मारना। सभी लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे कि आखिर कातिल है कौन। अब पुलिस कमिश्नर ने एक सीनियर टीम बनाई और उस सीनियर टीम ने मौके वारदात पर जांच पड़ताल की। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की, उसके घर वालों की दुश्मनी किसी से हो तो ऐसा कुछ था भी नहीं। एक 4th क्लास का 8 साल का बच्चा कौन मार सकता है। अब पुलिस को लगा कि ये मामला तो बहुत गंभीर है। अब पुलिस ने फिर से उस घर पर जाकर जीरो इन किया और फिर से इस केस की पूरी तरह से शुरुआत से जांच करना शुरू किया। जब पुलिस ने उस घर पर जाकर शुरुआती जांच की तो पहली चीज जो पुलिस को लगी वो ये थी कि इस घर के अंदर कोई भी फोर्सफुली एंट्री नहीं थी। मतलब कोई भी दरवाजा, कोई भी खिड़की तोड़कर अंदर नहीं आया था। दूसरी चीज जब पुलिस ने तफ्तीश करी तो ये कि घर के अंदर उस बच्चे की लाश तो पड़ी हुई थी, पर कोई भी सामान बिखरा नहीं हुआ था। सब सामान अपनी अपनी जगह व्यवस्थित था। मतलब कोई यदि लूटपाट करने भी आता तो गहने रखे हुए थे, कैश रखे हुए थे, और इससे अच्छा मौका शायद उसे लूटपाट करने का नहीं मिलता। वो हाथ साफ करके भी जा सकता था, तो ऐसा भी नहीं था। जब तीसरी चीज पुलिस ने देखी तो पुलिस भी दंग रह गई कि उस घर में एक पालतू कुत्ता है जो उस रोज भी, जिस रोज ये कत्ल हुआ 16 फरवरी को, उस दिन भी था। अब पुलिस ने आसपास के लोगों से, क्योंकि घर बिल्कुल बराबर में सटे हुए थे, तो लोगों से पूछताछ की कि उस दिन 16 फरवरी को ये 2 से 4 के बीच में जब इसका कत्ल हुआ था तो कुत्ते की भौंकने की आवाज किसी ने सुनी थी क्या। तो लोग यही बोलते हैं कि नहीं, ऐसी तो कोई कुत्ते की भौंकने की आवाज नहीं आई। अब पुलिस तो एक चीज कंफर्म हो चुकी थी कि पुलिस को पता था कि जिसने भी
ये कत्ल किया है, कत्ल करने वाला इस घर का कोई ना कोई जानकार है। क्यों? क्योंकि उस कुत्ते ने यदि उसे देखकर भौंका नहीं था तो मतलब वो भी उस कुत्ते को बहुत अच्छे तरह से जानता था, और यदि कोई बाहर का होता तो शायद कुत्ता उसको देखकर जरूर भौंकता। अब पुलिस इस चीज पर तो तय थी कि कातिल कोई घर के अंदर वाला ही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाया था। इधर पर आस पड़ोस के इलाके के लोग पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि इस तरह से घर के अंदर एक 8 साल के मासूम बच्चे का कत्ल इतनी बेदर्दी से, और पुलिस अभी तक कातिल का पता नहीं लगा पाई है। अब पुलिस पर भी दबाव था, लेकिन पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। पुलिस ने आसपास जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगालना शुरू किया। इत्तेफाक से इसी कॉलोनी के एक पूर्व प्रधान के घर के बाहर एक कैमरा लगा हुआ था। वो कैमरा पूरे सड़क को कवर करता है, वहां के उस कॉलोनी से आने जाने वाले हर लोगों को कैद कर लेता है। पुलिस ने उस सीसीटीवी फुटेज को देखना शुरू किया और पूर्व प्रधान को बिठाकर सभी के आइडेंटिफिकेशन लेना शुरू किया। क्या आप इसे जानते हैं, इसे जानते हैं? प्रधान ने भी बताना शुरू किया। अच्छा, पुलिस को यह था कि 16 फरवरी को जब ये कत्ल हुआ था 2 से 4 के बीच में, जब पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज के करीब पहुंचती है तो देखती है कि एक महिला जो करीब 1 बजे 16 फरवरी को उस कॉलोनी में दाखिल होती है और उसके चेहरे पर एक मास्क है। अब आमतौर पर क्योंकि कोविड है नहीं तो मास्क लोग लगाना जरूरी नहीं समझते हैं, लेकिन मास्क लगाना एक अच्छी चीज भी होती है। फिर पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज को आगे देखना शुरू करती है तो करीब 4 बजे उसके लौटने का उसमें वीडियो सामने आता है, क्योंकि उस महिला के चेहरे पर मास्क था, पहचान नहीं सामने आ पा रही थी। अब शांता और पंकज यानी कि उस बच्चे के माँ बाप को बुलाकर उस तस्वीर को दिखाती है और पूछती है कि ये सस्पेक्टेड हमें लग रही है, क्या आप इसे जानते हैं? शांता पहली नजर पर देखकर मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं पहचानती हूँ इसे। लेकिन इत्तेफाक से पंकज यानी कि उस मरने वाले बच्चे का पिता पहचान लेता है उसे और पुलिस को बताता है कि ये मेरी वाइफ की सहेली इफत प्रवीण है, जो इधर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक वाटगंज के इलाके पर रहती है। पुलिस ने जब ये सुना तो पुलिस को लगा आपकी वाइफ की सहेली को नहीं पहचान पा रही है, तो पंकज ने बताया शायद उसने मास्क लगाया हुआ है तो शायद इसलिए नहीं पहचान पाई हो। अब पुलिस ने पंकज से उस इफत प्रवीण का नंबर मांगा। जब नंबर मांगा तो इफत प्रवीण की पूरी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालने की कोशिश की पुलिस ने। जब पुलिस ने सीडीआर निकाली इफत प्रवीण की तो पुलिस को एक हैरान करने वाली चीज मिली, वो ये कि जिस दिन 16 फरवरी को ये कत्ल हुआ था उसका फोन दोपहर 1 बजे से फोन बंद हो गया था और करीब 8 बजे उस दिन फोन स्विच ऑन हुआ था। मतलब इफत प्रवीण मोबाइल बंद की हुई है और इधर पर 20 किलोमीटर दूर उस अपनी सहेली के कॉलोनी पर दिखाई देती है। पुलिस को मामला थोड़ा सा गड़बड़ लगता है। अब पुलिस उसके मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज को रिट्रीव करना शुरू करती है तो पता चलता है कि इफत प्रवीण की बात अक्सर घंटों घंटों उसकी सहेली जिसका नाम शांता है, जो सेहंस की माँ है, उससे हुआ करती थी और लगातार कई घंटों तक रात 12 बजे 2-2 बजे तक ये लोग आपस में बात किया करते थे। पुलिस को कुछ अजीब लगता है। फिर पुलिस की टीम शांता के कॉल डिटेल को निकालती है तो पता चलता है कि शांता भी इसी तरह से इफत को रात 12, 1, 2, 4 घंटे तक इसी तरह दोनों बात किया करते थे। अब पुलिस रिट्रीव करती है उनके मैसेज को तो पता चलता है कि दोनों के बीच में एक कुछ आपत्तिजनक मैसेजेस और आपत्तिजनक फोटो वीडियो भी शेयर होती थी। लेकिन अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। पुलिस अब यहाँ पर उलझ गई थी कि ये क्या मामला है। फिर पुलिस को लगा कि शायद दो सहेलियों के बीच में शायद कोई रिश्ता हो सकता है, क्योंकि समलैंगिकता तो आजकल जमाने को पता है किस तरह से होता है। लेकिन इन दोनों के रिश्ते के बीच उस 8 साल के बच्चे के कत्ल का क्या कनेक्शन? अब पुलिस यही सोच विचार पर रहती है। इस तरह एक दिन वो इफत प्रवीण को उठाकर पूछताछ करती है और पूछताछ करने के बाद फिर श्रेयांश के घर जाती है और श्रेयांश की माँ शांता को भी उठा लेती है। उसके बाद दोनों से पूछताछ करने के बाद पुलिस एक बयान देती है
और बताती है कि श्रेयांश के कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। अब पुलिस को यह बताना था कि आखिर कातिल कौन था। तो पुलिस बताती है कि श्रेयांश के कत्ल का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उसकी मां शांता और उसकी सहेली जिसका नाम इफत प्रवीण है, वो दोनों हैं। और इन दोनों ने मिलकर श्रेयांश जो 8 साल का एक मासूम 4th क्लास पर पढ़ता था, दोनों ने मिलकर उसका कत्ल किया है। अब पुलिस इस कत्ल की वजह बताना शुरू करती है कि जैसा मैंने आपसे पहले बोला कि कोई रिश्ता नहीं बचा है जो दागदार ना हुआ हो, कोई रिश्ता नहीं बचा है जिसके साथ जुर्म ना हुआ हो, कि इफत और शांता के दोनों के बीच एक समलैंगिक रिश्ता था और वो अक्सर समलैंगिक रिश्ते बनाया करते थे। इसी बीच एक दिन 16 फरवरी की 1-2 दिन पहले वो दोनों घर पर थे, शांता और उसकी सहेली इफत, और इसी बीच पर उसका एक 8 साल का बच्चा स्कूल से लौट कर आया और उसने अपनी माँ और अपनी मौसी को एक आपत्तिजनक हालत पर देख लिया और उन लोगों ने भी देख लिया कि बच्चे ने हम लोग को इस हालत पर देख लिया, तो वो लोग भी शर्मिंदा थे। अब उन लोग को लगा कि ये यदि किसी को ये सारी बातें बताएगा तो हमारी इज्जत चली जाएगी, और इसी इज्जत को बचाने के लिए इफत और श्रेयांश की मां शांता ने दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना इसे खामोश कर दिया जाए। 16 फरवरी को उस दिन इफत को बुलाकर शांता ने अपने बेटे को पहले टेबल पर उसका सर मारा, उसके बाद दीवार पर मारा, वहां पर रखी गणेश जी की वजनी मूर्ति से उसके सर पर प्रहार किया और मर जाने के बाद शांता अपने बेटे की चाकू से नस काटती है। उसके बाद तसल्ली से वो दोनों देखते हैं, जब तसल्ली कर लेते हैं कि श्रेयांश मर गया है तो वो फिर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन इफत क्योंकि उसे वाटगंज जाना था तो उसका रास्ता बाय रोड जाता है और वहां पर पूर्व प्रधान का एक कैमरा लगा हुआ था जिसमें वो कैद हो गई। लेकिन उसकी मां शांता को कहीं और जाना था और वो कहीं और रास्ते से गुजरने वाली थी, तो शायद इसलिए लोगों ने उस दिन शांता को नहीं देखा और वो उस कैमरे में कैद नहीं हुई। फिर उसके बाद पुलिस ने जब पंकज से इस बारे में पूछताछ की तो पंकज ने बताया कि ऐसा नहीं है कि मैं इन दोनों के रिश्ते के बारे में नहीं जानता था, मुझे शक था लेकिन फिर यकीन हुआ, लेकिन मैंने बाद में समझौता कर लिया क्योंकि 8 साल का बच्चा था, घर परिवार अच्छे से चले और मैंने इसे अनदेखा कर दिया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस खामोशी का अंजाम मुझे अपने एक 8 साल के बच्चे की मौत को देकर उठाना पड़ेगा। इस तरह से एक नाजायज रिश्ते को बचाने के लिए अपनी माँ ने अपने बेटे को एक सहेली के साथ मिलकर सिर्फ इज्जत बचाने के लिए मार दिया। तो ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद है आप लोग को कहानी पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में इसी तरह से नई कहानी लेकर नए दिन पर। जब तक अपनों का और अपना जरूर ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।